गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे हम और आप मिलकर साथ में 28 जुलाई के करंट अफेयर। और उसके भी पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप मेरे साथ बने हुए हैं। आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए मैं हमेशा आभारी रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास, और उसके बाद डे कौन से होते हैं, कौन कौन से इवेंट हुए हैं, कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, गेम्स से रिलेटेड जो न्यूज़ है हमारे पास, देश दुनिया से रिलेटेड न्यूज़ है, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उससे रिलेटेड न्यूज़ है हमारे पास आज की डेट में। और जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर हम जो है अपना सारा मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है आप जाकर टेलीग्राम के लिंक को विजिट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का थॉट नेपोलियन हिल का एक कथन है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर जो महान लोग हैं उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपने सबसे बड़ी असफलता से सिर्फ एक कदम आगे जाकर हासिल करी है। यानी कि आप अगर निरंतर काम कर रहे हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया है, आप लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए, आपको पता है कि आपको कहाँ तक जाना है, लेकिन आपको आपके हाथ में असफलता लग जाती है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो ये सोचकर बैठना नहीं है। बस एक और हिम्मत करनी है, एक और कदम उठाना है। और निश्चित सी बात है कि जैसे दुनिया के और लोग सक्सेसफुल हो गए हैं वैसे एक दिन आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आपकी जो सबसे बड़ी असफलता है वो नींव है आपकी सबसे बड़ी सफलता की। तो आइए अपने इसी विचारधारा के साथ में अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम और आप दोनों मिलकर समझते हैं 27 जुलाई के करंट अफेयर को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ठीक है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। हर साल हम 28 जुलाई को मनाते हैं और इस बार भी 28 जुलाई को हम ये डे मना रहे हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है, तो इसका मतलब है कि जो विश्व में, जो पृथ्वी पर हमारी प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जो जीव जंतु हैं, हमारे जो समुद्री पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, उनके संरक्षण के लिए काम करना, उसके लिए जागरूकता पैदा करना इस डे का मोटिव है। और इस बार की थीम क्या है? तो थीम है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना। 2023 की थीम के साथ ये डे मनाया जाएगा। और उसके भी पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी इंटरनेशनल नेचर कंजर्वेशन जो यूनियन है, उसके द्वारा जो पूरी दुनिया की प्रकृति है उसके संरक्षण के लिए काम किया जाता है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की? तो 1948 में करी गई थी। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो IUCN है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, उसके माध्यम से रेड लिस्ट जारी करी जाती है। रेड लिस्ट के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो जीव जंतु, वो पेड़ पौधे जो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर हैं, उनको बचाने के लिए ये रेड लिस्ट जारी करी जाती है। और उसमें उन जीव जंतुओं को, उन पेड़ पौधों को बचाने के लिए, उन पक्षियों को बचाने के लिए काम किया जाता है, उसके लिए कदम उठाए जाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हम जिस इकोलॉजिकल सिस्टम में रहते हैं उसमें हर एक जीव जंतु का, हर एक पेड़ पौधे की, कीड़े तक का अपना एक महत्व है। तो सिर्फ मनुष्यों को ही रहने के लिए ये धरती नहीं मिली है, मनुष्यों के साथ साथ में जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है वो भी सुरक्षित होना चाहिए। हमारा जो प्रकृति है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जो जीव जंतु हैं, वो भी सुरक्षित होने चाहिए, क्योंकि उनके आधार पर ही, उनके बेस पर ही हमारा, यानी कि मनुष्यों का जीवन बेस्ड करता है, आधारित है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 28 जुलाई को हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो भारतीय सरकार है, वो कौन कौन से काम करती है। तो जैसा कि आप सब ने रामसर साइट्स के बारे में सुना होगा, उसके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, यानी कि स्पेशली जो आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है भारत की तरफ से। वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है भारत की तरफ से। इसके अलावा हम हमेशा बात करते रहते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र है, उसके बारे में।
तो ये सारा क्या है, ये सारे तरीके हैं, ये सारे प्रोसेस हैं कि किस तरीके से हम अपने जीव जंतुओं को, अपने वन्य जीवों को और अपने जंगलों को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जो बात करेंगे यहाँ पर वो है CITES के बारे में। CITES ये क्या है? ये एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जिस पर देशों ने हस्ताक्षर किया है कि वो कुछ वनस्पतियों और कुछ जो जानवर हैं उनका व्यापार नहीं करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के माध्यम से। और इसमें लगभग 28,000 प्रजातियां शामिल करी गई हैं पौधों की, और जानवरों की लगभग 5,000 प्रजातियां शामिल करी गई हैं। और उनको संरक्षित रखने के लिए, उनको बचाने के लिए इस कन्वेंशन पर साइन किया गया है दुनिया के देशों के द्वारा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा बनाए रखी जा सके। और जिसका नाम क्या है? तो CITES। ठीक है। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में। आइए बात करते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो हर साल 28 जुलाई को हम मनाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हेपेटाइटिस जो डिजीज है वो काफी ज्यादा जानलेवा हो जाती है। हम सुनते भी हैं, दैनिक जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें हम सुनते हैं कि जब हेपेटाइटिस बिगड़ जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो आइए समझते हैं हेपेटाइटिस क्या है और ये किस तरीके से हमें प्रभावित करती है। देखो, 28 जुलाई को ये डे हम मनाते हैं, और इस बार 2023 की जो थीम है वो क्या है? तो वन लाइफ वन लिवर। वन लाइफ वन लिवर के साथ, इस थीम के साथ में हम ये डे मना रहे हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपने लिवर को, क्योंकि हमारा जो सारा फंक्शन होता है, हमारे शरीर के जो अंग है उसमें लिवर की अपनी एक बहुत बड़ी महत्वता है ना। तो अपने लिवर को सुरक्षित रखना, उसका ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है, और क्यों हेपेटाइटिस की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है जब हेपेटाइटिस बिगड़ जाता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इस चीज के लिए, हेपेटाइटिस के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं हर साल 28 जुलाई को। ओके, आई होप आपने समझ लिया होगा। हेपेटाइटिस में क्या होता है? हेपेटाइटिस में स्पेशली जो हमारा लीवर है वो प्रभावित होता है, और जो हमारा लीवर या जो हमारा यकृत है उसकी जो कोशिकाएं हैं उसमें सूजन आती है, जलन होती है, और इस तरीके की प्रक्रिया होती है। अच्छा देखो, इसमें सूजन क्यों आता है? जैसे पीलिया की वजह से, है ना, जिसको हम जॉइंटिस बोलते हैं, फीवर है, उल्टी है, तो इन सब की वजह से लीवर में सूजन आ जाता है। और अगर 6 महीने से ज्यादा तक ये रहता है तो वो काफी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। ठीक है। तो आई होप कि आपने सारी बातें समझ ली होंगी। अच्छा, यहाँ पर उस वायरस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। तो देखो, इस वायरस का नाम क्या है? तो इस वायरस का नाम है हेपेटोट्रोपिक। हेपेटोट्रोपिक नाम है इस वायरस का, और यकृत से संबंधित सबसे ज्यादा यकृत पर यानी हमारे लिवर पर ये वार करता है। और इस वायरस के कई सारे जो समूह हैं, ग्रुप हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ABCDE, तो अलग अलग इस वायरस ग्रुप की वजह से ही इसको हम हेपेटाइटिस A, B, C, D और E में डिवाइड करते हैं इस डिजीज को। ठीक है। और साथ में आपको जो चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है जिसका नाम है वेरिकाला वायरस, तो वेरिकाला वायरस की वजह से भी हमारा जो जो हमारा लीवर है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप कि आपने सारी बातें समझ ली होंगी। लेकिन एक प्रोसेस, एक मेडिकल टर्म में अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो, हमारे बॉडी में अगर कुछ भी होता है, XYZ कुछ भी होता है, तो सबसे पहले उसका इफेक्ट हमारे लीवर पर पड़ता है, और लीवर में सूजन आना एक आम बात है। जैसे ही हमारी वो डिजीज सही होती है, लीवर का सूजन अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन जब डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लीवर का जो सूजन है उसको खत्म होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ टाइम पीरियड है, लीवर के सूजन का जो टाइम पीरियड बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से ही ये खतरनाक हो जाता है। देखो, इसमें जो हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है, ये अपने आप जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे ही समाप्त हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये बड़े खतरनाक होते हैं, स्पेशली बी और सी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इसकी वजह से जब ये हेपेटाइटिस बिगड़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है? डेथ होती है।
और इवन जो लिवर कैंसर है वो तक हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस सी बिगड़ जाए तो लिवर कैंसर की संभावना हो सकती है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया में लगभग हेपेटाइटिस बी और सी से कितने मिलियन लोग पीड़ित हैं, तो 354 मिलियन लोग पीड़ित हैं हेपेटाइटिस बी और सी से प्रेजेंट टाइम में। और सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी से ही होती हैं, यानी इस वायरस के कारण ही होती हैं। और यकृत कैंसर भी हो सकता है अगर, यानी लिवर कैंसर भी हो सकता है अगर जो हेपेटाइटिस सी है वो बिगड़ जाता है। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा सारी बातों को। अगर भारत के परिदृश्य में बातें करें तो देखो, ए और ई जो हेपेटाइटिस है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। बी और सी की वजह से भारत में भी जो हम देखते हैं लिवर कैंसर की जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। यहाँ पर एक नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। नियुक्ति क्या है, तो हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में। बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जो जस्टिस हैं उनको नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। यानी जो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी हैं, ये अब क्या करेंगे, ये अब बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 11 सालों से इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में हम सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पूरे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ये बात आप याद रख लीजिएगा, जिसमें 160 जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, वो काम करते हैं। क्लियर? आई होप कि आपने समझ ली होगी और बात समझ ली होगी मेरी। और इसके अलावा इन्होंने अपनी जो लॉ की डिग्री है वो कहाँ से ली है, तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री ली है। तो हमने बात कर ली जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी के बारे में, जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं धीरज सिंह ठाकुर के बारे में। धीरज सिंह ठाकुर को जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, या जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, वहां के लिए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम याद रख लीजिएगा। नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इसके पहले 2013 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर। अब ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन एक है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बार बार हम कहते हैं कि DY चंद्रचूड़ जी हैं। DY चंद्रचूड़ जी हैं। DY चंद्रचूड़ जी का पूरा नाम क्या है, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। किस नंबर के? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इस समय प्रेजेंट में कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल है। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। और इसके पहले कौन थे, तो किरण रिजिजू थे, जिनके बारे में हम सब अच्छे से जानते थे। और उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को भारत में कानून और न्याय मंत्री बना दिया गया था। ओके, आई होप कि आपने सारी बातें समझ ली होंगी। आइए बात करते हैं ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के बारे में। ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के बारे में, जो कोरिया के चांगवोन में हुआ था। कहां पर? कोरिया के चांगवोन में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से भारत के एक निशानेबाज हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है कमलजीत। भारत के निशानेबाज हैं जिनका नाम है कमलजीत। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है तो किस इवेंट में जीता है? तो मेंस इंडिविजुअल 50 मीटर पिस्टल इवेंट में। तो मेंस इंडिविजुअल 50 मीटर पिस्टल इवेंट में भारत के शूटर हैं जिनका नाम है कमलजीत। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में, जो कोरिया के चांगवोन में हुआ था। ठीक है, और ये इन्होंने कब जीता? तो 24 जुलाई को जीता है। अच्छा, ये जो चैंपियनशिप हुई है, इसमें लगभग पूरी दुनिया के 44 देश शामिल थे। और 44 देशों के लगभग 550 से अधिक जो शूटर्स थे वो शामिल किए गए थे। भारत के लगभग 90 निशानेबाज या शूटर्स इस इवेंट के लिए गए थे।
और साथ में अगर भारत की स्थिति बताएं तो जो जो रैंकिंग है 44 देशों की जो रैंकिंग है उसमें भारत की 17 रैंकिंग है। भारत ने 6 गोल्ड जीता और 6 जो है सिल्वर जीता और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आई होप कि आपने सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। हमारे जो शूटर जी हैं कमलजीत जी, उनके बारे में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर पिस्टल इवेंट में। ओके, अच्छा ये सारी लिस्ट है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि किस इवेंट में किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है। आइए बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत जो है ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था। यानी कि जो ब्रिटेन की जो सरकार भारत में थी, उन्होंने भारतीयों से बोला था कि अगर भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे तो हम भारत को आज़ादी दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए भारत के कई सारे सैनिक जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए थे ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए, है ना। अब इसी से रिलेटेड एक घटना है। तो इटली की तरफ से इटली के लिए आंदोलन चलाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जिसका नाम रखा गया था इतालवी आंदोलन। ठीक है, तो इसकी तरफ से लगभग 50,000 भारतीय सैनिकों ने इस इतालवी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था और इटली की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो उसी समय एक नाइक थे जिनका नाम है यशवंत घाडगे। क्या नाम है? नाइक यशवंत घाडगे। तो उनकी बहादुरी को याद करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए इटली में, कहाँ पर? इटली के पेरुगिया में मोंटन है, वहां पर एक यशवंत घाडगे सुडियाल मेमोरियल बनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। और इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी उत्तरी तीबर घाटी में लड़ते हुए। इटली के उत्तरी तीबर घाटी में लड़ते हुए इन्होंने अपनी जो है जान गंवा दी थी। तो उनकी बहादुरी को, उनके बलिदान को याद करते हुए एक मेमोरियल बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है वीसी यशवंत घाडगे सुडियाल मेमोरियल। ये सारी बात आपने अच्छे से समझ ली। अब देखिए, लगभग 50,000 सैनिक शामिल हुए थे इतालवी आंदोलन में इटली की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए भारत की तरफ से, और उसमें से लगभग 5,782 सैनिक ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही वीरता के साथ लड़ा और उन्होंने जो है अपनी जान गंवा दी थी। तो उनको याद करने के लिए, उन वीरों को याद करने के लिए ये जो मेमोरियल है ये बनाया गया है। कहाँ पर? इटली के पेरुगिया के मोंटन में बनाया गया है। और साथ में ही इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं। हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं, इस आदर्श वाक्य के साथ इस स्मारक को बनाया गया है। आई होप कि आपने सारी बात समझ ली होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ी सी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान ने क्या किया है? राजस्थान ने पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को राजस्थान के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नूर शेखावत। ये देख रहे हैं ना, ये जो ट्रांसजेंडर है इनका नाम है नूर शेखावत। इनको बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है। वहाँ का जो आर्थिक और सांख्यिकी विभाग है उसके जो निदेशक हैं, रजिस्ट्रार हैं, जिनका नाम है भंवर लाल बैरवा। क्या नाम है? भंवर लाल बैरवा के द्वारा ये काम किया गया है। तो आई होप कि आपने बात समझ ली होगी। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत है। और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र जी यहाँ के गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये एक मवेशी है, एक गाय है, और इसके स्किन पर आप देख सकते हैं कई सारी गांठें गांठें आपको दिख रही होंगी त्वचा पर। ठीक है, तो ये एक डिजीज है जो मवेशियों में होती है। और इस डिजीज का नाम क्या है? तो इस डिजीज का नाम है लंपी स्किन डिजीज। क्या नाम है? लंपी स्किन डिजीज। तो ये डिजीज कहाँ पर फैल रही है? नागालैंड में फैल रही है। नागालैंड के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कई सारे मवेशी इस संक्रामक डिजीज से पीड़ित हो गए हैं, जिसकी वजह से ही नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित कर दिया गया है नागालैंड को। अच्छा, मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि ये जो बीमारी है ये संक्रामक इसलिए है क्योंकि ये मच्छरों से, जो कील होते हैं, आप देखते हैं कि जैसे गायों भैंसों के ऊपर आपको दिख जाएंगे कील होते हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, इनसे एक जानवर से, एक मवेशी से दूसरे मवेशी में फैलते हैं, इसीलिए ये संक्रामक बीमारी है। और ये जो घोषणा करी गई है किसके द्वारा करी गई है? तो
ये जो पशुओं में संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत इसकी घोषणा करी गई है। हमारे देश का जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है उस विभाग की तरफ से। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि इसकी स्किन पर गांठें बन रही हैं, इसको पॉक्स वायरल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉक्स वायरल डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो मवेशी होता है उसकी जो ह्यूमैनिटी सिस्टम है वो कम हो जाती है। जो गर्भपात की समस्या हो सकती है, दूध का जो उत्पादन है यानी कि जो दूध देते हैं गाय भैंसें वो कम कर देती हैं, और उनकी जो स्किन है उसको तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो पूरे, चूंकि दूध का उत्पादन कम हो जाएगा तो उसका असर किस पर पड़ेगा? जो जो लोग गाय को, भैंसों को पालते हैं उनके बिजनेस पर पड़ेगा, यानी आर्थिक रूप से लोगों को नुकसान होगा इस डिजीज की वजह से। तो आई होप कि आपने सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। लंपी स्किन डिजीज के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसको पॉक्स वायरल भी कहा जाता है इस डिजीज को, और ये नागालैंड के अभी जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बड़े पैमाने पर फैल रही है। और इसमें जो मवेशियां हैं जैसे कि हिरण है, बाइसन है, मिथुन है, गाय है, भैंस है, इनमें आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। मक्खियों से, मच्छरों से और कीलों से ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। अच्छा, ये किस वायरस की वजह से होती है? तो ये जो है लिथलिंग वायरस, या जिसको कैप्री पॉक्स वायरस कहते हैं, इसकी वजह से होती है। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है नागालैंड का नाम, जिसको घोषित किया गया है लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य के रूप में। अच्छा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्या है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया के जो जानवर हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वैश्विक रूप से काम करती है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1924 में करी गई थी। इसके संस्थापक कौन है? तो इमैनुअल लेंचे हैं। मुख्यालय इसका पेरिस में मिलेगा। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो वह है डॉक्टर मोनिक एलोइट। कौन है? तो डॉक्टर मोनिक एलोइट इसके डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इस्टेब्लिश कब करा गया था इसको? तो 1924 में किया गया था। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में स्टार्ट कर दिया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र और न्यू साउथ वेल्स में इस अभ्यास को किया जाएगा। इसमें पूरी दुनिया के लगभग 13 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर 2 साल के बाद ये सैन्य अभ्यास किया जाता है। और साथ में इस टाइम पर यानी 2023 में इसका 10वां संस्करण स्टार्ट किया गया है। और साथ ही इसमें 30,000 से अधिक जो सैन्य कर्मी हैं वो भाग लेंगे। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है टैलिस्मैन सेबर। क्या नाम है? टैलिस्मैन सेबर। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 21 जुलाई को स्टार्ट कर दिया गया है। कहाँ पर? टाउन्सविले का जो कैनबरा है, कैनबरा का जो टाउन्सविले है वहां पर इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। ये जो सैन्य अभ्यास होगा, आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का नॉरफॉक द्वीप है उसके आसपास ये जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है टैलिस्मैन सेबर, इसको किया जाएगा। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 13 देश शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत भी इसमें शामिल है। जापान, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, कोरिया गणराज्य, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। ओके। अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 13 देश के जो सैनिक है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 30,000 से अधिक सैन्य के जो सैनिक है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हर एक डोमेन के यहाँ पर शामिल होंगे, जैसे कि वायु से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड जो भी सैन्य बल है ये सारे शामिल होंगे। और ये एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे उभयचर लैंडिंग में, जमीनी बल युद्धाभ्यास के लिए, क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास के लिए, है ना। और सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2005 में। कब करी गई थी? 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये कब से कब तक चला था? तो 12 जून से लेकर 27 जून तक चला था 2005 में पहली बार। और इसमें पहली बार शामिल हुआ था ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में यूएसए यानी अमेरिका, है ना। और लगभग 16,000 जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स थे वो शामिल हुए थे, यानी सैनिक थे वो शामिल हुए थे। बाद में इसमें और सारे देश सम्मिलित होते गए धीरे धीरे। ओके, तो आई होप कि आपने सारी बात अच्छे से
समझ ली होगी। और ये सभी देशों के बीच में, यानी जो ये 13 देश इसमें शामिल हुए हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास में, ये एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और एक दूसरे के साथ जो इनके रिलेशनशिप्स हैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, सैनिक परिदृश्य में देखा जाए या सैनिक अभ्यास के परिदृश्य में देखा जाए तो। ओके, इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।